Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 20th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 20 फरवरी 2022 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज संडे है और संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, तो संडे में हम लोग वीकली कंपाइलेशन को कवर करते हैं। मतलब कि पिछले मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं, जिनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उनका हम लोग एक रिवीजन, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर रिवीजन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। रिवीजन करने में ही हम लोग आलस करते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें रिवाइज करवाई जाती हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। नाउ यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ये सारे आर्टिकल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेली बेसिस पर आपको पता होगा इस चैनल पर दो वीडियो अपलोड होते हैं, एक डेली करंट अफेयर का वीडियो आता है और दूसरा द हिंदू का वीडियो आता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोग रोज़ाना एक करंट अफेयर का वीडियो डिस्कस करते हैं, 1 घंटे का वो वीडियो रहता है। तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिविजन करवा रहा हूँ। बस खाली एयरफोन लगाओ, शांति से बैठो और इसको सुनते रहो, आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था फार्म लोन वेवर को लेकर। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि क्या करेंगे, ये लोग फार्म लोन्स के अंदर छूट देंगे, ठीक है। इलेक्शन के अंदर यहाँ पर अगर इनके फेवर में चीज़ें जाती हैं, देन उसके बाद जो फार्म लोन्स हैं किसान भाइयों के लिए, यहाँ पर जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, उन लोन्स के अंदर काफ़ी हद तक छूट दी जाएगी किसान लोगों को। ऐसा यहाँ पर इनके थ्रू एक प्रॉमिस किया गया था। तो ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में आ चुका था कि आखिरकार ये फार्म लोन वेवर होता क्या है, अगर इस पर छूट देते हैं तो इससे क्या क्या दिक्कत आ सकती है, प्लस यहाँ पर फार्मर्स को कितना बेनिफिट मिल सकता है, क्या अगर इतिहास में छूट दिया गया है तो कब कब दिया गया है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हम लोगों को पहले डिस्कस करना होगा कि फार्म लोन वेवर है क्या। तो आपको पता चल चुका है कि देखो होता है क्या है, हमारे जो बहुत सारे किसान भाई हैं वो सब क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अब लोन लेने के बाद उसके बेसिस पर यहाँ पर अपनी क्रॉप्स, जो फसल है उसका प्रोडक्शन करते हैं। जो भी पैसा अमाउंट आता है उनके पास, कुछ सरप्लस अमाउंट भी आता है, उससे अपना वो लोन चुकता करते रहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस चलता है। और ज़्यादातर कौन से फार्मर्स लोन लेते हैं, जो कि स्मॉल फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनके पास बहुत कम लैंड है, जो बहुत कम यहाँ पर फसलों का प्रोडक्शन करते हैं। तो वो लोग यहाँ पर लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर मान लो एक बार इन्होंने लोन ले लिया। अब लोन लेने के बाद क्या हुआ, कुछ मानसून की कंडीशन बेकार हो गई, मानसून बेकार हो गया, फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, ठीक है, यानी फ्लड वगैरह, कोई बाढ़ वगैरह आ गई, या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं, वापस से लोन नहीं दे पाते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये कुछ छूट को लेकर आती हैं, कुछ यहाँ पर रिलीफ को ऑफर करती हैं कि अब यहाँ पर देखो दिक्कत आ चुकी है, फसलें तो उगाई थी किसान भाइयों ने, लोन ले रखा था, फसलें बर्बाद हो गई किसी कंडीशन की वजह से, तो अब क्या होगा, उनको एक छूट देने के लिए सेंटर या फिर हमारी जो राज्य सरकार है वो निकल कर आती है आगे। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। देखो कोविड-19 के टाइम पर थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, ऐसा भी बताया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो फार्म लोन्स लिया गया, इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, आखिरकार ये जो फार्म लोन वेवर है इसके ऊपर ये जो फार्म लोन्स को लेकर छूट दिया जाता है, इसका इतिहास क्या है। देखो पहली बार यहाँ पर जो हमारे पीजेंट्स, जो हमारे किसान भाई हैं, इनको पहली बार जो लोन दिया गया था इतिहास में, वो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के टाइम पर दिया गया था। ये टाइम लगभग 1325 से लेकर 51 के आसपास का है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी तक अगर हम बात करें पूरे देश भर में 2 बार ये फार्म लोन्स वेवर प्रोग्राम चलाया गया था, मतलब कि लोन के ऊपर छूट देने का प्रोग्राम चलाया गया है आज़ादी के बाद। लगभग कब, 2 बार, एक तो 1990 में, दूसरा 2008 में। 2008 में आपको पता होगा एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ चुका था। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर छूट दिए, कितने कितने रुपए की छूट दी वो बताया, 10,000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करवाया था। दूसरा जो 2008 के अंदर यहाँ पर फार्म लोन्स छूट दी गई थी, वो यहाँ पर 71,680 करोड़ रुपए तक की रिलीफ प्रोवाइड करवाया था। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये छूट दी जाती है, यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। और इन 2008 के बाद अगर हम लोग देखें तो लगातार बहुत सारे स्टेट्स ने यहाँ पर इस प्रकार की छूट दी है। ये मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर किया था, इस पिक्चर को चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो, PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन कौन से ईयर है 2018 के अंदर, 2017, देन 18, 17, 14, 18, 14, 17, 18, 18, 16, 15, 17। तो आप देख पाओगे ये अलग अलग ईयर मेंशन है। तो इन सालों में भी यहाँ पर हमने देखा है अलग अलग स्टेट ने छूट दी है, कितने कितने लिमिट की छूट दी है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये सारी बताइए कितने कितने लोगों को फ़ायदा मिला है, ये सारे लोग मिलियंस के अंदर मेंशन करे गए हैं, ये सारा डेटा मैंने आप लोग को बताया। लेकिन जो सबसे पहली बार 2 बार छूट दी गई है देश में, वो कब कब दी गई है, 1990 में और 2008 में, ठीक है। फिर
उसके बाद यहाँ पर अलग अलग सालों के अंदर यहाँ पर अलग अलग जो ईयर्स हैं उनके अंदर यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स ने छूट दी गई। ठीक है, छूट दी। क्लियर हुआ? तो फार्म लोन्स के बारे में क्या इसका इतिहास रहा है, आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। नाउ क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि आखिरकार ये जो फार्म लोन्स को ऊपर वेव किया जा रहा है, इसके ऊपर छूट दी जा रही है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सबसे पहला लॉजिक ये है स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लगभग 85% जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड बहुत कम है। इनफैक्ट 1 से 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन इनके पास देखने को मिलती है। इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक चीज़ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये थोड़ी सी फार्मिंग कर पाते हैं। अब उसके लिए इनकी लोन की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि इनकम इतनी जनरेट नहीं हो पा रही है, छोटे एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन इतना हो नहीं रहा है और उसमें भी कभी कभी क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर इनको फार्म लोन्स के ऊपर छूट देने की काफ़ी हद तक आवश्यकता हो जाती है। प्लस देखो आज के टाइम पर जो क्रॉप प्रोडक्शन है, आज के टाइम पर क्या मेनली यहाँ पर ये मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, मानसून जैसा रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है जिसकी वजह से अगर मानसून खराब हो गया तो फिर उसकी वजह से भी हम लोग छूट देनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, बहुत सारे फार्मर्स को यहाँ पर उधार की काफ़ी हद तक आवश्यकता भी पड़ जाती है अपने रिसोर्सेज के लिए, फसलों को उगाने के लिए, प्लस यहाँ पर जो अपने डेली लाइफ के एक्सपेंसेस है उसको निकालने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे फार्मर्स लोन ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। मतलब उधार ले लिया मामला, अब उधार लेने के बाद क्या हुआ, कुछ ना कुछ कंडीशन की वजह से मान लो बारिश प्रॉपर नहीं हुई, ठीक है, या फिर मानसून फेल मार गया, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो खासकर क्रॉप का प्रोडक्शन है वो खराब हो सकता है। ठीक है, अब क्रॉप का प्रोडक्शन यहाँ पर खराब हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो फार्मर्स है उनके पास उन्होंने लोन ले रखा है, लोन लेने के बाद फसलें उगाई थी तो क्या हुआ, वो यहाँ पर फसलें बर्बाद हुई जिसकी वजह से फार्मर्स डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर फार्म लोन्स के अंदर छूट दी जाती है। क्लियर हुआ? तो कौन कौन से लॉजिक लगाए गए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्म लोन्स के ऊपर जो छूट दी जा रही है इसके रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज़ हैं। मतलब अगर आप छूट दोगे तो उससे प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो ये लोन वेवर स्कीम्स है, जो लोन के ऊपर छूट दी जाती है, ये बेसिकली यहाँ पर एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। ठीक है, और बताया जाता है कि आने वाले टाइम पर फ्यूचर में ये काफ़ी नुकसान पे कर सकती है। जैसे देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर क्या है, देखो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जो कि आराम से लोन को अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब लोन लिया है तो उसको यहाँ पर आराम से रीपे कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है फिर वो भी एक्सपेक्टेशन लेकर बैठते हैं कि मुझे भी छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है। ये क्लियर हुआ? उसका दूसरी प्रॉब्लम फ्री राइडर प्रॉब्लम की है। यहाँ पर क्या होता है, कोई बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो लोन ले लेते हैं, ठीक है, हालांकि उनको लोन की ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी लोन ले लेते हैं और यहाँ पर क्या होता है, वो सोचते हैं कि अगली जो लोन वेवर स्कीम आएगी जहाँ पे हमें छूट मिलेगी वहाँ पर हम लोग उसको कटवा देंगे। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो होता क्या है इससे कि जिन फार्मर्स के पास ऑलरेडी पैसा मौजूद है, ठीक है, जिनको लोन की आवश्यकता नहीं है उनको लोन मिल जाता है, और जिनको जेन्युइनली लोन की ज़रूरत है वो यहाँ पर प्रॉपरली लोन ले नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो हमारा बैंक इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक क्राइसिस में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि अगर हम लोग देखें, अगर लगातार ये डेट वेवर स्कीम दी जाती है, लगातार यहाँ पर लोन के ऊपर छूट दी जाती है, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, बैंक जो है फिर वो लोन प्रोवाइड करवाता नहीं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे लोन लेते हैं, मतलब कि अलग अलग जगह से लोन लेते हैं और वहाँ पर ब्याज बहुत देना पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स इस कैटेगरी के अंदर भी फंस जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने एग्जैक्टली बताया कि जो 2008 के अंदर छूट दी गई थी उसकी वजह से लगभग जो बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो यहाँ पर 1/3 से इंक्रीज हो चुका था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब बैंकों ने पैसा दिया, वो बैंकों के पास पैसा नहीं आया, बैंकों के पास पैसा नहीं आएगा तो बैंक यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रॉपरली रन भी नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स है उनका इंटरेस्ट भी हर्ट होता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि देखो होता क्या है, जो भी बैंक्स हैं, अब बैंक यहाँ पर लोन के ऊपर छूट दे रहा है तो बैंक को इससे लॉस भी हो जाता है। अब बैंक को लॉस होगा तो बैंक भी प्रॉपर इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा डिपॉजिटर्स को। अब डिपॉजिटर्स ने जो पैसा जमा कर रखा है बैंक में, डेफिनेटली उनको भी तो ब्याज चाहिए, तो वो भी प्रॉपरली आगे रन नहीं हो पाता। आई होप आप लोग को सारी बातें क्लियर हो चुकी है। थोड़ा सा हम लोग अब तेज़ी से कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे कवर करते रहे तो ऐसा लग रहा है हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन हम लोग कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा तेज़ी से हम लोग कवर करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में। हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट करी गई है और वो जो स्टडी है वो कंडक्ट करी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने। इन्होंने बताया कि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये आने वाले 8 सालों के अंदर अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग स्लैश कर सकते हैं लगभग 76% से। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो, देखो आज के टाइम पर देखो पोल्यूशन बहुत हो भी रहा है,
अब इस पोल्यूशन को अगर हम लोग को कम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो मैं आप लोग को ये भी बातें क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कार्बन कंटेनिंग केमिकल्स। कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है, मतलब पोल्यूशन होता है, और ये जो केमिकल्स हैं रिलीज होते हैं पेट्रोल से, डीजल व्हीकल से। आप लोग को ध्यान रखना है जो ऐसी गाड़ियाँ जिनमें पेट्रोल डल रहा है, डीजल डल रहा है, तो वहाँ से ये एक तरीके से और वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स निकलता है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है इसके बहुत बड़े इंपैक्ट पड़ते हैं हेल्थ के ऊपर। एग्जैक्टली अगर हम बात करें, आइज़ के अंदर इरिटेशन, नोज थ्रोट भी डैमेज होता है, प्लस बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं और कैंसर होने के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर कोई व्यक्ति इसी पर्टिकुलर पोल्यूशन को इनहेल करता रहता है तो। ठीक है, इससे यहाँ पर मेडिकल कंडीशन जैसे कि अस्थमा और हार्ट डिजीज़ भी पैदा हो जाती हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। प्लस क्लाइमेट के लिए तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक नुकसानदायक है ही। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इसको कम करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग इश्यूज़ है, काफ़ी सारी परेशानियाँ इससे VOC से देखने को मिलती हैं, तो इसको लेकर हम लोग एक सोल्यूशन लेकर आए, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा व्हीकल होगा जिसमें पेट्रोल डीजल डलेगा ही नहीं। पेट्रोल डीजल डलेगा नहीं तो VOC प्रोड्यूस नहीं होगा, पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बेसिकली यहाँ पर बैटरी से चलने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका एक कॉन्सेप्ट लेकर आया गया और इनफैक्ट यहाँ पर ये काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल, ये भी मेंशन किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अपने आप में काफ़ी सारे फायदे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल होगा, प्लस साइलेंटली गाड़ी चलेगी। उससे यहाँ पर क्या होगा, आप कह सकते हो कि जो नॉइस पोल्यूशन वगैरह है वो भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज है जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है बहुत महंगे पड़ेंगे क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। और दूसरा यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपरली है नहीं, तो हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ये हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। और इंडिया के पास प्रॉपरली रिजर्व्स वगैरह भी नहीं है। अगर हम बात करें लिथियम कोबाल्ट रिजर्व्स इंडिया के पास नहीं है और बैटरी बनाने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए रहने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब हमारी केंद्र सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो अलग अलग इनिशिएटिव्स यहाँ पर आप देख पाओगे लिए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान हो गया। ठीक है, फेम इंडिया स्कीम हो गया। तो ये अलग अलग स्कीम्स है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के बारे में चर्चा करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। देखो, वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्चना होगा ताकि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। प्लस दुनिया भर के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये भी हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम जल्द से जल्द लेकर आ सकते हैं और पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, खासकर VOC को। तो VOC मैंने अभी आपको बता दिया था। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था इंडिया का डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर। अभी देखो बजट आया है 2022-23 वाला, यहाँ पर बताया गया हम लोग अपने लाइफ स्टॉक यानी कि जो ये गाय भैंस हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये हमारा दूध दे रही हैं। अब दूध से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो हमारा डेयरी सेक्टर कहलाता है। तो इस डेयरी सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए सरकार ने बोला है कि हम लोग काफ़ी कुछ करेंगे। ठीक है, डेयरी यहाँ पर एक सिंगल लार्जेस्ट एग्री कमोडिटी देखने को मिलेगा इंडिया का। लगभग 5% जो हमारी नेशनल इकॉनमी है इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है। लगभग आप कह सकते हो मतलब डेयरी सेक्टर का 5% तक हमारे इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और 80 मिलियन डेयरी फार्मर्स डायरेक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो काम करते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं डेयरी सेक्टर को लेकर। साथ साथ बताया गया कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स 2022-23 के बजट में उठाए गए हैं डेयरी सेक्टर के लिए। तो पहली चीज़ यहाँ पर बोला गया जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किया जाएगा विलेजेस में। देखो बहुत सारे, देखो ज़्यादातर जो हमारा डेयरी सेक्टर है वो गाँव के ऊपर डिपेंडेंट है। रूरल इंडिया के अंदर 95% जो हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं जो डेयरी को लेकर काम करते हैं, दूध का प्रोडक्शन करते हैं, वो रूरल इंडिया के अंदर है। तो रूरल इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इस बजट के अंदर बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो अलग अलग सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब केंद्र सरकार की काफ़ी सारी स्कीम्स ऑलरेडी हैं जो कि डेयरी सेक्टर को लेकर काम करती हैं। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन हुआ, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है इसमें जो पैसा लगाया गया है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी सेक्टर के ऊपर लगाया जाएगा ताकि हम लोग डेयरी सेक्टर के अंदर ग्रोथ कर सकें। क्लियर हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया जो भी यहाँ पर हेल्थ डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं, बहुत सारे गाय भैंस जिनको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो यहाँ पर उसके लिए भी एक प्रोग्राम है जिसके अंदर पैसा खर्च किया जाएगा और साथ ही साथ ध्यान रखा जाएगा कि जो ये डिजीज़ है ये यहाँ पर ज़्यादा ना फैले और प्लस यहाँ पर जो हमारे लाइफ स्टॉक है जो गाय भैंस है उनकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चा जाए। तो इसके लिए बजट ने यहाँ पर बताया कि हम लोग अलग अलग सेक्टर में पैसा खर्च करके खासकर डेयरी सेक्टर को और अच्छा बनाने वाले हैं। ठीक है, ये आर्टिकल रिसेंटली चर्चा में था। लेकिन डेयरी सेक्टर को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। इश्यूज़ क्या है कि देखो डेयरी सेक्टर का कुछ यहाँ पर मिलावट वाली चीज़ें हैं, मिलावट कर दी जाती है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये काफ़ी बड़ा थ्रेट बन जाता है, खतरा बन जाता है डेयरी इंडस्ट्री के लिए। प्लस यहाँ पर चारे की कमी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा थ्रेट रहता है यहाँ पर वो है
कि जो एनिमल डिजीज़ है, बहुत बार जानवरों के अंदर ऐसी बीमारी फैल जाती है जिसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनके पास स्किल्स वगैरह प्रॉपरली है नहीं, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है डेयरी सेक्टर के अंदर। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ पर डेयरी सेक्टर के लिए चलाई जाती हैं, इसको आप लोग रीड कर सकते हो, मैंने पीडीएफ के अंदर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर। इस सिंपली आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से। तो हाल ही में कुछ साइंटिस्ट हैं यूके के जिन्होंने यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था, मैं आप लोग को समझा देता हूँ एग्जैक्टली। देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्यूजन और दूसरा होता है फिशन, ठीक है। यह आप लोग को ध्यान रखना है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जगह खाली करने के बाद हाँ चलो समझते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया ना, एक होता है न्यूक्लियर फिशन FISSION, दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन FUSION, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये सन के अंदर होता है, मतलब सन के अंदर एक नेचुरल एनर्जी बनती है। सन की पावर आपको पता है कितनी ज़्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो फिशन होता है ये हम लोग धरती के ऊपर खुद मैन मेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हम लोग खुद बना रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फिशन के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन होता है, बहुत सारे पोल्यूशन के साथ बहुत सारा कार्बन निकलता है, न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है। तो अपने आप में न्यूक्लियर फिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर सन के अंदर, स्टार के अंदर जो एनर्जी बन रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बन रही है। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को धरती पर बनाने की, मतलब सन के अंदर जो यहाँ पर गर्मी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग धरती पर बना सकें। और ये सक्सेसफुली काम चाइना भी कर चुका है। आपने चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में सुना होगा, तो आर्टिफिशियल सन वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर यूके ने भी एक काम करके दिखाया है, थोड़ी सी एनर्जी जनरेट करी है न्यूक्लियर फ्यूजन वाली, आपको ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियर फिशन के बीच में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई यहाँ पर सूर्य के अंदर इतनी सारी एनर्जी होती है तो इसको कहाँ पर बना के रखा, जहाँ पे बनाएंगे वो तो सब कुछ पिघल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए एक रिएक्टर बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं टोकामक। टोकामक यहाँ पर आपको ये वाला रिएक्टर देखने को मिलेगा, ये इसका नाम है टोकामक, ठीक है। तो इसी के अंदर ये काम किया जाता है, इसी के अंदर ये एनर्जी को बनाया जाता है। क्लियर हुआ। अब आपका हो गया एनर्जी बनती कैसे, तो इसको लेकर मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर किया था, चाहो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। होता क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन की, क्योंकि इसी एनर्जी को बनाया गया। इसमें क्या होता है, इसी टोकामक के अंदर, ये नीचे आपको टोकामक देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्या डाल देंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे। हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है, एक होता है ट्रिटियम और दूसरा होता है ड्यूटेरियम। अब इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, प्रेशर डालते हैं, हाइड्रोजन को 10 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेशर क्यों डाला जाता है, ताकि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप है ट्रिटियम और ड्यूटेरियम, ये आपस में मिल जाएं। और जैसे ही ट्रिटियम और ड्यूटेरियम आपस में मिलते हैं, ये फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद हम लोग को फ्री न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। फ्री न्यूट्रॉन्स के साथ साथ हमें हीलियम मिलता है। तो ये दोनों के साथ साथ हम लोग को एनर्जी मिलती है। जब आपस में दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो एनर्जी मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपस में दोनों फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो एनर्जी मिलती है। फ्यूज से ही रिलेट कर लेना, इसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी एनर्जी को यूके ने अभी यहाँ पर जनरेट किया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। मैंने आपको ये सारी बातें एक पिक्चर के माध्यम से बता रखी हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो मैंने आपको लिख कर भी दे दी हैं। जैसे कि ये सारा जो पावर प्रोसेस है ये सन के अंदर होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया, फ्यूजन के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कोई कार्बन नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं होता, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अपने बिजली का उत्पादन वगैरह के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोगों ने ऑपरेशन AAHT के बारे में डिस्कशन किया था। हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है हमारे नेशन वाइड ऑपरेशन को। हमारे पूरे देश भर में एक ऑपरेशन चलाया जाएगा जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को टैकल किया जाएगा। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन AAHT। यहाँ पर क्या होगा, जो स्पेशल ट्रेन वगैरह देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो लंबे रूट की ट्रेन होती है, दूर दूर जाती है ट्रेन, वहाँ पर क्या होता है, मानव की तस्करी कर दी जाती है। वेमेन चिल्ड्रन को यहाँ पर उठाकर दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है और वहाँ पर फिर उनसे मजदूरी और गुलामी करवाई जाती है। इनफैक्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या, मैंने आपको सिंपल से शब्दों में बता दिया। ये डेफिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये 5th नेशनल अवार्ड को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। देखो ये कुछ खास चीज़ नहीं है, प्रीलिम्स में आपको हेल्प कर सकता है बस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये अवार्ड है, ये एजुकेशनल सेक्टर के लिए यहाँ पर दिया जाता है।
ये आपको ध्यान रखना है। इसको लॉन्च किया गया था NIPA 2014 के अंदर, ठीक है। अब ये बेसिकली जो अवार्ड है, ये इसका मेन पर्पज़ ये है कि हम लोग क्या कर सकें, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इनोवेशन के ऊपर काम कर सकें, हम लोग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा ग्रो कर सकें। क्लियर हुआ। बाकी फिर उसके साथ मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुनाए तो ये कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन इसके साथ साथ नीचे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, तो आंसर्स भी आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, ठीक है। जो पुलिस रिफॉर्म्स है उसको लेकर रिसेंटली क्या हुआ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बताया है कि देखो हम लोग को ऑब्वियसली ज़रूरत है पुलिस रिफॉर्म्स की, ठीक है। हम लोग क्या करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, पुलिस के अंदर काफ़ी सारे बदलाव करने चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई थी, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हुआ। इस रिपोर्ट ने बोला कि देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिपोर्ट ने काफ़ी सारी बताया कि चैलेंजेस फेस करते हैं पुलिस फोर्सेस, तो हम लोग क्या क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। इस रिपोर्ट ने पहली चीज़ बोला कि देखो आज के टाइम पर पुलिस के अंदर वेमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो वेमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना पड़ेगा। आपको 33% जो जगह है पुलिस सेक्टर के अंदर वो वेमेन के लिए रखनी होगी। हालांकि किसी की नौकरी नहीं खानी है, यहाँ पर एडिशनल 33% आपको ये वैकेंसी बढ़ानी है जहाँ पर वेमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पुलिस सेक्टर के अंदर, ये रिपोर्ट ने बताया, क्योंकि वेमेन की पॉपुलेशन पुलिस सेक्टर के अंदर काफ़ी कम है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बदलाव कर सकते हैं, जो पुलिस पर्सनल से पुलिस वाले लोग हैं इनके ऊपर स्ट्रेस भी काफ़ी हो सकता है, तो इनके स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। कैसे, तो योगा, एक्सरसाइज और काउंसलिंग ट्रीटमेंट वगैरह सिखाने के बाद इनके ऊपर से हम लोग ये बोझ कम कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बताया गया कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है और इन्वेस्टिगेशन विंग है इसको अलग अलग रखा जा सकता है, उसके बाद हमारा पुलिस रिफॉर्म होगा, पुलिस के अंदर बदलाव होंगे। इसका मतलब यह है, देखो आज के टाइम पर एक ही पुलिस वाले के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो कानून को भी लागू करेगा, प्लस कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो वहाँ पर वो भी काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस काम को बांट देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग ऑफिसर रखो, कानून को लागू करने के लिए एक अलग ऑफिसर यानी पुलिस वाला होना चाहिए, ठीक है। तब हमारा पुलिस सही से काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस बहुत सारी पुअर कंडीशंस आज के टाइम पर पुलिस वाले फेस करते हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारे पुलिस स्टेशन के अंदर आपको प्रॉपर टेलीफोन का कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, प्रॉपर वायरलेस कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी नहीं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब के अंदर बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जहां पर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको सुधारो। साथ ही साथ यहाँ पर जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको आपको ट्रांसपेरेंट रखना होगा, इंडिपेंडेंट रखना होगा, जिससे यहाँ पर जो पीपल है और जो पुलिस है वो थोड़ा सा इनका रिलेशन थोड़ा सा फ्रेंडली सा बने। क्लियर हुआ। प्लस उसके बाद देखो आज के टाइम पर बहुत सारे एक्ट भी हैं जो कि पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वो एक्ट लागू नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से हमारा पुलिस रिफॉर्म काफ़ी स्लो है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बॉर्डर की पुलिस है, ठीक है, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह देने के ऊपर काम करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस यहाँ पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जो ड्रोन्स वगैरह है इसके लिए जो हमारा पैनल है इसने बोला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि भाई आप एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाओ और वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइड करवाओ, जिससे कि हम लोग दूसरा जो यहाँ पर खतरा होगा ड्रोन का उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारा फंड आता है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करना होगा। तो ये सारी बातें एक रिपोर्ट ने बताया कि इस प्रकार से आप पुलिस के अंदर बदलाव कर सकते हो, ठीक है। तो पुलिस रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। पुलिस रिफॉर्म्स का मतलब पुलिस सेक्टर के अंदर बदलाव करना, ठीक है, पुलिस सेक्टर को एक तरीके से इंप्रूव करना। जो पुलिस का पूरा मुद्दा है ये कौन से लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ये यहाँ पर आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अलग अलग रखना चाहिए, अलग अलग सेक्टर के लिए चीज़ें अलग अलग यहाँ पर डिप्लॉय कर देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था पीएम पोषण स्कीम के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है हमारी राज्य सरकारों से और यूनियन टेरिटरी से कि आप क्या करो, इस पीएम पोषण स्कीम के अंदर मिलेट्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया क्योंकि मिलेट्स के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं। जो मिलेट्स और न्यूट्री सीरियल्स है, ठीक है, जिसको हम लोग जिसके अंदर जोवर, बाजरा, रागी है, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब जो अभी खाना दिया जा रहा है बच्चों को पीएम पोषण स्कीम के अंदर में, उसमें मिलेट्स ऐड कर दो, जिससे क्या होगा बच्चों को और एक अच्छा खाना मिल जाएगा, बच्चों को अलग से न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया मिलेट्स को ऐड करने के लिए। मिलेट्स के अपने आप में बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे हार्ट हेल्थ को बढ़िया करता है, प्लस जो बैड कोलेस्ट्रॉल से उसको कम कर देता है, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाता है, प्लस यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर से उसको भी रिड्यूस करने में मदद देता है। तो पीएम पोषण स्कीम के अंदर क्या हुआ, सितंबर 2021 में हमारे कैबिनेट ने जो है इस चीज़ को अप्रूव किया है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये अप्रूवल इसलिए दिया गया है ताकि क्या कर सके हम लोग चेंज कर सके। इसके अंदर क्या ऐड करना है हम लोग को, अभी जो खाना मिल रहा है बच्चों को इसमें मिलेट्स को ऐड कर दिया जाए। आने वाले 5 साल के लिए लगभग यहाँ पर पैसा अनाउंस किया गया है, जो 2025-26 है, यहाँ तक हम लोग लगातार 5 साल में आने वाले टाइम पर पैसा खर्च करेंगे।
पीएम पोषण स्कीम क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। पीएम पोषण स्कीम आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर बच्चों को खाना देने के लिए बातचीत करता है, ठीक है। खासकर जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर खाना दिया जाता है। प्लस जो अपर प्राइमरी है उनको यहाँ पर खाना दिया जाता है। कितना कितना दिया जाता है वो यहाँ पर मैंशनड है। प्लस इसके अंदर यहाँ पर बोला गया जो बाल वाटिका के बच्चे हैं, जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर खाना दिया जाएगा। प्लस उसके बाद पीएम पोषण स्कीम के अंदर न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को एक अच्छा खासा न्यूट्रिशियस खाना मिले, जिससे कि जो पोषण है वो बच्चों के शरीर के अंदर जाए और बच्चों का विकास हो। उसके बाद इसी पीएम पोषण स्कीम के अंदर एक तिथि भोजन कॉन्सेप्ट भी है, मतलब कोई बड़े बड़े इवेंट, कोई त्यौहार वगैरह होता है तो अच्छा खाना मिला करेगा। साथ ही साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी है कि मतलब अगर यहाँ पर किसी बच्चे को खाना नहीं मिलता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाए। प्लस यहाँ पर जो कुक और हेल्पर्स है उनको भी यहाँ पर कंपनसेशन देने के बारे में चर्चा की जाए। प्लस स्कूल के अंदर एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होगा जो कि चेक करेगा यहाँ पर कि प्रॉपरली खाना अवेलेबल है या नहीं है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्वेश्चन यह है कि मिलेट्स को ऐड करने की इतनी आवश्यकता क्यों होगी इस स्कीम के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर प्रॉपरली आज के टाइम पर न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन मतलब जो कुपोषण है वो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बच्चों के अंदर खून की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ये अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की वजह से हम लोग मिलेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है इसमें आप लोग देखोगे तो भारत काफ़ी पीछे है। लगभग 17% जो हमारे इंडियन चिल्ड्रंस हैं जिनकी 5 साल से कम उम्र है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग से सफ़र कर रहे हैं। मतलब कि किन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र के हिसाब से, जिनकी हाइट कम है या फिर उम्र के हिसाब से जिनका वेट कम है, तो ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये अलग से मिलेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें एडिशनल न्यूट्रिशन होगा, जिससे यहाँ पर बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा। साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी इंडिया की रैंक 174 में से 116 है। तो यहाँ पर भी इंडिया काफ़ी पीछे है, जिसकी वजह से ज़रूरत है हम लोग को इस प्रकार से काम करने की। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कोआला के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर कोआला को एक एंडेंजर्ड स्पीशी की तरह क्लासीफाई कर दिया है। कोआला क्या होता है मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कोआला का साइंटिफिक नाम क्या है, तो साइंटिफिक नेम इसका देखने को मिलता है फेस्कोलैरेक्टस सेनेरस करके यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा, जैसा आप लोग आगे देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ बताया गया जो कोआला की पॉपुलेशन है जो दुनिया भर में प्रेजेंट है उसकी 2/3 पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवेलेबल आपको ये देखने को मिल जाएगी। ज़्यादातर आपको साउथ अमेरिका के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद हैबिटेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो कोआला है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाया जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। IUCN स्टेटस वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। थ्रेट की बात करें तो इसको काफ़ी हद तक खतरा है किसी चीज़ का, क्लाइमेट चेंज का, और लगातार जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल सूखा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने महाराजा सूरजमल के बारे में डिस्कशन किया था। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी है महाराजा सूरजमल को इनकी जयंती के ऊपर, इसी वजह से चर्चा में थे ये। महाराजा सूरजमल की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 18वीं सेंचुरी में रूल किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया ग्रेट लीडर थे, ग्रेट फाइटर, ग्रेट डेवलपमेंट भी थे। इनको हम लोग प्लेटो ऑफ द जट पीपल के नाम से भी जानते हैं। प्लस हिंदू मुस्लिम्स को एक करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इनका विजन था इंडिया एज वन नेशन, तो इसके ऊपर इन्होंने हमेशा से ही फोकस किया है। प्लस बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है आज के टाइम पर जहाँ जो कि महाराजा सूरजमल के नाम पर हैं, जैसे कि महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो आपको ध्यान रखना है महाराजा सूरजमल की डेथ हुई थी एक बैटल में, लगभग दिसंबर 1763 के आसपास की ये बात है, ठीक है। और जो बैटल ऑफ पानीपत है, खासकर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और महाराजा सूरजमल का एक बहुत बड़ा रिलेशन था। यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर महाराजा सूरजमल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कि जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिकमेंड किया है कि जो हमारे एक लगभग आप कह सकते हो जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं, इनको हम लोग एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, इसका इवोल्यूशन के बारे में बताया था मैंने। 1981 से शुरुआत हुई थी। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले यहाँ पर कहीं ना कहीं जजेस को रिकमेंड करते थे, अपॉइंट करते थे। धीरे धीरे यहाँ पर इसके अंदर और ऐड होते रहे। तो आज के टाइम पर जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके अंदर टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है 5 मेंबर में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, बाकी 4 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। ये सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से आपस में इनके कंसल्टेशन होता है, बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर एक रिकमेंडेशन देते हैं कि इस जज को अपॉइंट करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है। तो कॉलेजियम सिस्टम को हेड कौन करता है, तो कॉलेजियम सिस्टम को हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि आज के टाइम पर एनवी रमन साहब हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगातार बदलते रहते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब आपका क्वेश्चन होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह या फिर हाई कोर्ट के जजेस वगैरह अपॉइंट हो रहे हैं तो कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जब हम लोग बात करते हैं,
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कॉलेजियम सिस्टम के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्लस उसके बाद 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है जो कि आपस में मिलकर कंसल्टेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी अपना ओपिनियन है वो आगे पहुँचाते हैं। फिर कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पर रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर तक पहुँचाता है, लॉ मिनिस्टर आगे फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, फिर लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करके यहाँ पर उस व्यक्ति को जज बना देते हैं। तो ये प्रोसेस है कॉलेजियम सिस्टम का। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम आपको हाई कोर्ट का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, फिर उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, इनके आंसर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लेकर। तो इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, और अग्रीमेंट ये हुआ है कि हम लोग कुछ जो गेहूं है वो गेहूं हम लोग देने वाले हैं अफगानिस्तान को, ठीक है। अब ये अफगानिस्तान में गेहूं पहुंचाया जाएगा पाकिस्तान के रास्ते से। तो ये हमारी न्यूज़ थी। कितना गेहूं देने वाले हैं? 50,000 मेट्रिक टन हम लोग गेहूं ये प्रोवाइड करवाने वाले हैं अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। इसी वजह से गेहूँ देने के बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं आखिरकार ये व्हीट अग्रीमेंट है क्या। इस व्हीट अग्रीमेंट के अंदर बताया गया कुछ दो गेहूं क्या होगा, कुछ गेहूं हम लोग डायरेक्टली, ये इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, इंडिया कुछ गेहूं डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेगा, पाकिस्तान, यहाँ पे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के माध्यम से जो ट्रक हैं ये गेहूं लेकर जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, खासकर कांदाहार वाले एरिया में यहाँ पर, ठीक है। कुछ तो गेहूँ यहाँ से जाएगा और कुछ गेहूँ यहाँ से जाएगा। दूसरा वाला मैप देखो, यहाँ पर इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। इधर चाबार पोर्ट है, इस पोर्ट को ईरान ने यहाँ पर ईरान के अंदर ये पोर्ट देखने को मिलेगा, भारत ने इसको बना रखा है, भारत का पोर्ट ये आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ गेहूँ हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे, फिर उसके माध्यम से यहाँ से निकालकर अफगानिस्तान वाले एरिया में पहुँचाने वाले हैं, ठीक है। तो ये गेहूँ प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा की गई है, ट्रक के माध्यम से गेहूँ दिया जाएगा। ये यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ था रिसेंटली। लेकिन यहाँ पर बताया गया पाकिस्तान के ऊपर हम प्रॉपरली फोकस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी परेशानियाँ ये हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशन है खासकर व्यापार वाले वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं साल 2019 से ही। क्योंकि आपको पता होगा अगस्त 2019 के अंदर जो हमारा आर्टिकल 370 इसको अब्रोगेट कर दिया गया था, इसको इनऑपरेटिव बना दिया गया था। तो ये काम नहीं कर रहा है आज के टाइम पर, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ हुआ। पाकिस्तान फोकस करता है कि इस आर्टिकल को वापस से रिस्टोर किया जाए, जिसकी वजह से रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके थे, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो व्यापार वगैरह है वो भी काफ़ी रुक गया था। क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको बताया। प्लस भारत ने अग्रीमेंट किसके साथ किया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ क्या है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो एक लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए काम करता है, इमरजेंसीज की सिचुएशन के ऊपर काफ़ी काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रोग्राम को बनाया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर रोम यानी इटली के अंदर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर टोटल 88 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। लगभग 97 मिलियन पीपल को यहाँ पर ये असिस्ट कर चुका है 2019 के अंदर। इतने लोगों को यहाँ पर ये एक तरीके से हेल्प कर चुका है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को एक अवार्ड भी दिया गया है, नोबेल प्राइज फॉर पीस 2020। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसने काफ़ी सारे देशों के अंदर से भुखमरी वगैरह मिटाई है, इसको लेकर काम किया है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, बस भुखमरी को कम करना, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको आगे बढ़ाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 गोल हमने सेट कर रखे हैं, 2030 तक हम उनको अचीव करेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स है, इसमें से एक रिपोर्ट आपको ये देखने को मिलेगा, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ये भी यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लेकर आता है। अब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं आखिरकार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और भारत के बीच में रिलेशन क्या है। तो इनका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पुराना है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत के साथ काम कर रहा है लगभग 1963 से, क्योंकि जब तक अगर हम बात करें 1963 के आसपास, तो भारत के अंदर भी काफ़ी हद तक जो खाना है उसकी कमी रहती थी। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत के साथ मिलकर काम करता रहता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है भारत के लिए काफ़ी सारे एम रखता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो वल्नरेबल पीपल हैं आने वाले टाइम पर 2023 तक क्या करने वाले हैं, जो बहुत सारे पीपल हैं जिनकी बुरी हालत है, जिनको अच्छे से खाना या न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उनको हम लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों के अंदर माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी हम लोग एक तरीके से खाना अच्छा प्रोवाइड करवाएंगे, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करेंगे 2025 तक। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था चौथे क्वाड जो मीटिंग के बारे में। तो रिसेंटली आपको पता है क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई है, चौथी कोई मीटिंग हुई है ये। और ये मीटिंग तब हुई है जब दुनिया भर में एक इशू चल रहा है, किस चीज़ का, वो आपको पता है रशिया और यूक्रेन का। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाओगे क्वाड बेसिकली क्या है, मैंने आपको बता रखा था। क्वाड यहाँ पर 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। यहाँ पर आप देख पाओगे इधर इंडिया है, इधर आपको इधर यूएस आपको नजर आएगा, नीचे ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, ऊपर जापान नजर आएगा। क्वाड का मतलब ये होता है यहाँ पर 4 कोनों वाला एक यहाँ पर शेप ऐसे।
तो इसके 4 साइड वाला एक शेप देखने को मिलता है, यहाँ पर भी 4 साइड है जिसको हम लोग क्वाड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ये 4 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हुआ? तो डिस्कशन हुआ किस चीज़ को लेकर? सबसे पहला डिस्कशन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को लेकर हुआ। क्वाड आज के टाइम पर ऑलरेडी कॉपरेट कर रहा है, इंटेलिजेंस वगैरह को आपस में शेयर कर रहे हैं। चारों कंट्रीज़ का मेजर फोकस है जो टेरर अटैक्स से, खासकर जो आतंकवादी अटैक्स वगैरह, इसको हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। क्लियर हुआ? उसके बाद जो चाइना का एग्रेशन है, देखो क्वाड कंट्रीज इसलिए बनाया गया है, क्वाड ग्रुप का एक मेजर रोल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जो चाइना का बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इसके अंदर यहाँ पर जो चाइना का एग्रेशन है उसको कम किया जाए, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। क्लियर हुआ? प्लस क्वाड कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन हुआ वैक्सीन को लेकर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव यहाँ पर इन कंट्रीज़ के थ्रू चलाया गया था, इन चारों कंट्रीज़ के थ्रू। इन्होंने बोला था कि हम लोग 2022 की एंड तक 1 बिलियन वैक्सीन को प्रोड्यूस करके यहाँ पर पहुँचाने वाले हैं। भारत के अंदर इन वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा और चारों कंट्रीज़ ने मिलकर अभी यहाँ पर एक प्लेज ले ली, एक प्रॉमिस किया है कि हम लोग 1.3 बिलियन वैक्सीन डोजेस यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे पूरे दुनिया भर को। इतने वैक्सीन हम लोग बनाने वाले हैं। क्लियर हुआ? प्लस यहाँ पर फिर क्वाड ने डिस्कशन किया म्यांमार क्राइसिस को लेकर। देखो म्यांमार में मिलिट्री कू वगैरह आपको पता है, तख्ता पलट है, मिलिट्री का कंट्रोल है। म्यांमार की जो मिलिट्री है यहाँ पर मिन ऑंग, ठीक है, यहाँ पर मिलिट्री चीफ लीडर हैं, इन्होंने पूरी तरह से कब्जा लिया है, पूरे म्यांमार को कंट्रोल कर लिया है। तो ये क्राइसिस को लेकर डिस्कशन हुआ। तो क्वाड कंट्रीज़ ने फोकस किया है कि जो ये मिलिट्री का रोल है इसको ख़त्म किया जाए, प्लस डेमोक्रेसी वापस से म्यांमार के अंदर आए। प्लस चारों कंट्रीज़ ने फोकस किया एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। ठीक है, ये चारों कंट्रीज़ ने मिलकर फोकस किया कि हम लोग क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर भी काम करने वाले, नई नई टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर काम करेंगे। क्वाड ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग 5G टेक्नोलॉजी को लेकर भी काम करने वाले हैं चारों कंट्रीज़। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर इंडिया का स्टैंड क्या रहा है? तो इंडिया ने यहाँ पर बिल्कुल ओपनली बोला है कि हम लोग क्या करेंगे। इंडिया पूरी तरह से खुला है किस चीज़ को लेकर कि हम लोग बहुत सारी वैक्सीन को सप्लाई करने वाले हैं। वो जो वैक्सीन है वो यहाँ पर अफोर्डेबल होने वाली है, मेड इन इंडिया वैक्सीन होने वाली है, जैसे कोवोवैक्स और कॉर्बीवैक्स। तो यहाँ पर ये अफोर्डेबल वैक्सीन है जो कि हम लोग दुनिया भर में प्रोवाइड करवाएंगे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ म्यांमार को लेकर भारत ने क्या बोला, मैंने आप लोग को बता दिया। भारत चाहता है कि जो ये डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर किया जाए। बाकी यहाँ पर इसी पूरे इवेंट के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच का डिस्प्यूट भी डिस्कस किया गया था, जिसमें भारत ने एक तरीके से अपना साइलेंस मेंटेन किया, भारत ने कुछ बोला नहीं इस इशू के ऊपर। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था राइस फोर्टिफिकेशन को लेकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने यहाँ पर राज्यसभा को इन्फॉर्म किया कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर अप्रूव किया है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम को, खासकर फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस को लेकर। एग्जैक्टली बताया गया, अगर हम लोग बात करें, एक स्कीम को लेकर आया गया था जहां पर 3 सालों के अंदर काफ़ी हद तक फोर्टिफिकेशन किया जाए। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? देखो आज के टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर, मैंने आपको बताया ना, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। बहुत सारे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर कि उनके अंदर खून की कमी है, एनीमिया से गुजर रहे हैं। बहुत सारी वीमेंस आपको देखने को मिलेंगी जो कि एनीमिया से गुजर रही है। एनीमिया क्या है? मतलब ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, खून की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस एनीमिया को टैकल करने के लिए, प्लस जिनको लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है उनको प्रॉपर खाना प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग फोर्टिफिकेशन लेकर आते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है कि देखो जैसे अपना कोई भी अपना क्रॉप हो गया, कोई भी अपना खाना हो गया, ठीक है, जैसे राइस, मिल्क, सॉल्ट, कुछ भी हो गया, इसके न्यूट्रिशन कंटेंट को इंप्रूव करना। मान लो चावल हो गया, इस चावल के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी वैल्यू नहीं है कि वो किसी मतलब अगर हम बात करें मैल न्यूट्रिशन को टैकल कर सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, उस चावल के अंदर अलग से न्यूट्रिशनल कंटेंट को ऐड किया जाएगा, अलग से कुछ वाइटामिन्स, मिनरल्स जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, डी, कुछ यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो बस ध्यान रखना, फोर्टिफिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो राइस वगैरह है इसके अंदर अलग से न्यूट्रिशन को ऐड किया जाता है, इसी को हम लोग फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब ये ऐड कर देंगे तो जिससे क्या होगा, एक पोषण भरपूर खाना मिलेगा बच्चों को, जिससे हम लोग अपने हंगर इंडेक्स के अंदर भी इंप्रूव करेंगे और प्रॉपरली खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर हुआ? तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, आई होप आप लोग क्लियर हो चुका होगा। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, ये फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? फोर्टिफिकेशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि भारत के अंदर हम बात करें, हर दूसरी वुमेन जो है कंट्री के अंदर वो एनीमिक कंडीशन में देखने को मिलेगी, मतलब कि उनके अंदर आयरन की कमी है। ठीक है, साथ साथ बताया गया जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2021 वाला, यहाँ पर भारत की रैंक 116 कंट्रीज़ में से 101 है, तो काफ़ी बॉटम में हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। तो हंगर अपने आप में बहुत ज़्यादा है, जिसको टैकल करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था सोलोमन आइलैंड्स को लेकर। तो रिसेंटली यूएस ने यहाँ पर डिसाइड किया कि अपनी एम्बेसी ओपन करेगा सोलोमन आइलैंड्स में। तो सोलोमन आइलैंड्स कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आपको ये सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिलेगा, इसकी कैपिटल होनियारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
सोलोमन आइलैंड्स एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि यूएस यहाँ पर ये एम्बेसी क्यों ओपन कर रहा है। यूएस इसलिए एम्बेसी ओपन कर रहा है ताकि जो पैसिफिक ओशन है इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको चाइना भी नजर आएगा। तो चाइना भी यहाँ पर सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर काफ़ी सारा पैसा लगा रहा है, क्योंकि चाइना भी चाहता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कंट्रोल पाना। इसी वजह से यूएस ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग भी यहाँ पर एम्बेसी ओपन करेंगे और इस पर्टिकुलर एरिया पर कंट्रोल पाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो चुका है। तो सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। सोलोमन आइलैंड यहाँ पर एक नेशन है, खासकर मेलेनेशिया के अंदर ये आपको एरिया देखने को मिलेगा। और पपुआ न्यू गिनी के ईस्टर्न साइड, मतलब पपुआ न्यू गिनी यहाँ पर है, इसके ईस्टर्न साइड में आपको ये सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर 1000 के करीब आइलैंड है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स मिलकर ये सोलोमन आइलैंड बना हुआ है। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। मिसयूज़ क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग आपको समझना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो पैसा है, ब्लैक मनी, खासकर लोगों ने इलीगल तरीके से पैसा कमाया, क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाया, फिर उसको वो लोग यहाँ पर वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जैसे इलीगल आर्म सेल्स हो गया, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारा करने के बाद पैसे को जो कमाया गया है और उसी मनी जनरेट, मतलब जो डर्टी मनी है, जो गंदा पैसा कमाया है, उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं, उसको लेजिटिमेट मनी बना देते हैं कि यहाँ पर वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, बदलाव हुआ था 2012 के अंदर। 2012 में यहाँ पर बोला गया कि मान लो एक व्यक्ति जो भी इसने पैसा ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट किया और दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो दोनों को यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, दोनों को सजा मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। और चाहे वो छोटा सा छोटा केस हो, लगभग 10,000 रुपये तक की भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो वो केस के अंदर भी पनिशमेंट यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो ये यहाँ पर बदलाव हुआ था। तो मनी लॉन्ड्रिंग आपको समझ में आ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मिसयूज़ क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये जो इसको केसेस देखने चाहिए थे, वो कैसे केसेस देखने चाहिए थे? ऑर्डिनरी क्राइम्स को, यहाँ पर इसको केसेस कौन से देखने चाहिए थे? जो कि यहाँ पर वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि देखो हो क्या रहा है ना, आज के टाइम पर ये जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये बेसिकली काफ़ी सारे सिंपल केसेस देख रहा है। मतलब इसको जो केस देखने चाहिए थे वो यहाँ पर वही वाले केस देखने चाहिए थे मनी लॉन्ड्रिंग के, जो कि ब्लैक मनी से वाइट मनी में पैसों को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये वाले केसेस ये ना देखकर सिंपल दूसरे केसेस देख रहा है। इसी वजह से यहाँ पर बोला गया कि इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका प्रॉपर यूज़ किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है प्लस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है, ये मैंने आप लोग को समझा दिया। क्या गलत यूज़ हो रहा है मैंने आपको ये भी समझा दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। तो हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अनाउंस किया कि हम लोग एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे मार्च 2022 के अंदर। फिर उसके बाद एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पर ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, आपको ध्यान रखना है। बस क्या होगा, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में या फिर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अंदर हम लोग सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स और सर्विसेज है, उसके ऊपर छूट देते हैं। मान लो यहाँ पर इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया यहाँ पर कुछ सामान एक्सपोर्ट करेगा, ऑस्ट्रेलिया कुछ एक्सपोर्ट करेगा, दोनों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहेगा। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो ये बहुत सारी ड्यूटीज़, बहुत सारी एक्स्ट्रा चार्जेस को लगाते हैं, तो उन सारी ड्यूटीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस को छोड़ दिया जाता है, इसके ऊपर माफ़ी दी जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे क्या होता है, व्यापार दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी बढ़ जाता है। तो मार्च 2022 तक यहाँ पे बोला गया कि हम लोग एक अपना अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट कह लो या इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, ये कह लेंगे। लेकिन देखो आपको ध्यान रखना है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सामान के ऊपर छूट जाती है, ध्यान से सुनना, कुछ सामान के ऊपर, सर्टेन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर छूट दी जाती है। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में कवर की जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सामानों के ऊपर यहाँ पर ये टैक्सेस के अंदर, ड्यूटीज़ के अंदर ये रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाता है। क्लियर हुआ? तो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ और क्या बताया गया कि आज के टाइम पर देखो ये जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। जैसे कि भारत ने थाईलैंड के साथ इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट किया था 2004 में, लेकिन उसके बाद ये कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट भी करें, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में हम लोग एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करें। तो आपको ध्यान रखना है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बस खाली जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हैं वो यहाँ पर उसके ऊपर रिलीफ दिया जाएगा, उसके ऊपर छूट दी जाएगी। नाउ बात करते हैं इंडिया के अंदर जो करंट ट्रेड रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो कहाँ पर स्टैंड करता है। जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल ट्रेड है वो बेसिकली $12.5 बिलियन का है साल 2021 के अंदर। आपको ध्यान रखना इसमें
ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या इंपोर्ट किया, कोल, गोल्ड, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने क्या एक्सपोर्ट किया है इंडिया को, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हमने डीजल, पेट्रोल, जेम्स, ज्वेलरीज एक्सपोर्ट करी है। क्लियर हुआ, मतलब एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से। उसके साथ साथ बताया गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ये अग्रीमेंट हो जाएगा, इससे बहुत सारे फायदे निकल कर आएंगे, जैसे कि हमारे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। हम लोग यहाँ पर अपना फार्मास्यूटिकल, हेल्थ, एजुकेशन, रिन्यूएबल रेलवेज, इन सब के ऊपर काम कर पाएंगे दोनों कंट्रीज़ मिलकर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर पाएंगे और साइन कर चुके हैं ऑलरेडी, जिससे कि यहाँ पर अपना खासकर जो टूरिज्म सेक्टर है इसको लेकर साइन किया गया, जैसे टूरिज्म बूस्टअप होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, तो और भारत के अंदर भी मिलते हैं, तो यहाँ पर भी ये दोनों कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर पाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। साथ साथ बताया गया कि जो ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है, जो ट्रेड रिलेशंस हैं, अगर ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो जाते हैं तो इससे क्वाड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों मेंबर्स क्वाड के हैं, और ऑस्ट्रेलिया का जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यूएस, जापान और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऑलरेडी हो सकता है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये यूएस, जापान के साथ ऑलरेडी हो चुका है। बचा कौन, इंडिया है। इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट हो जाएगा तो चारों कंट्रीज आपस में मिलकर इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छी तरीके से कॉपरेट कर सकती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद नेक्स्ट चीज़ में बताया गया था दूसरे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब भारत ने अलग अलग कंट्रीज़ के साथ निगोशिएट कर रखा है। तो इंडिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है यूएई, यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और इसराइल के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब प्रोसेस में है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी। लेकिन जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है, अब तो खास कर आपको पता होगा सेपा एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन कर लिया यूएई के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर यूके के साथ भी साइन कर लिया गया है। क्लियर हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन कहाँ पर है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था रिडक्शन ऑफ एग्री सेस फॉर क्रूड ऑयल पाम। यहाँ पर क्या हुआ, हमारी केंद्र सरकार ने क्या बोला है, जो AIDC है इसको रिड्यूस करेंगे, मतलब ये एक टैक्स है। देखो बेसिकली AIDC की फुल फॉर्म क्या है, ये है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। आपको ध्यान रखना है जो क्रूड पाम ऑयल होता है, पाम ऑयल मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे ये पाम सीड्स से ऑयल बनता है, यानी वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं। दुनिया भर में अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे खाया जाता है, भारत के अंदर खाया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट 2019 में पता है हम लोगों ने $10 बिलियन का ये पाम ऑयल खरीदा था, दूसरे कंट्री से, बाहर से मंगाया था। ठीक है, लगभग आप कह सकते हो 2.5 करोड़ टन हम लोग ये तेल खा चुके हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर एक टैक्स ये लगता है AIDC वाला, ये हटा दिया गया। इसको हटाने के पीछे का रीज़न ये है कि इसके जो दाम बढ़ रहे हैं आज के टाइम पर, क्राइसिस क्या है कि जो पाम ऑयल के प्राइसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस प्राइसेस को कम करने के लिए फोकस किया गया। तो AIDC क्या है, देखो एक तो सिंपल टैक्स तो होता है, लेकिन AIDC एक स्पेशल पर्पस टैक्स है। ये जो टैक्स है ये यहाँ पर आप कह सकते हो बेसिक रेट के ऊपर लगाया जाता है, मतलब एक बेसिक सा टैक्स तो लगा हुआ है, बेसिक टैक्स से हटकर एक स्पेशल टैक्स लगाया जाता है। तो इस टैक्स के ऊपर अभी छूट दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है इस टैक्स को कम कर दिया गया है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर टैक्स कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो दाम है वो भी कम होंगे, तो पाम ऑयल सब लोग परचेज कर पाएंगे। पाम ऑयल की बात करें तो दुनिया का सबसे ज़्यादा कंज्यूम मतलब खाया जाने वाला ये वेजिटेबल ऑयल है। टॉप कंज्यूमर की बात करें तो दुनिया भर में टॉप पर इंडिया भी है, चाइना भी और यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा तेल को खाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या बताया गया कि देखो जो ये एडिबल ऑयल है इसके प्राइस को चेक करने के लिए, इसके प्राइस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए गए हैं। सरकार ने पहले भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है जो बेसिक रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है उसको यहाँ पर 0% से इंक्रीज़ किया। मतलब कि अगर हम बात करें जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ पहले चल रही थी उसको आगे चलाते रहे, इसमें इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटीज़ ये लोग बढ़ा देते तो ऑब्वियस ही बात है तेल महंगा हो जाता था। तो लेकिन जो पहले इंपोर्ट ड्यूटीज़ चल रही थी वो आज तक चल रही है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार ने बोला कि जो बहुत सारे लोग तेल को जमा करके अपने पास स्टॉक बना के रख लेते थे, पहले से यहाँ पर रिजर्व करके रख लेते थे, उनको यहाँ पर उसको लिमिट करना होगा, उसको कम करना होगा। साथ साथ यहाँ पर फोकस किया गया था, रिसेंटली आपको पता होगा हमारे सरकार ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम को लॉन्च किया है अगस्त 2021 के अंदर, और यहाँ पर सरकार ने बोला है हम लोग 11,000 करोड़ रुपए खर्चने वाले हैं आने वाले टाइम पर, आने वाले 5 सालों के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको एडिबल ऑयल इकॉनमी बताई थी भारत के अंदर जो एडिबल ऑयल इकॉनमी मतलब खाने वाला जो तेल है उसकी ग्रोथ बहुत लंबे समय से हो रही है। पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड हुआ करता था 1986 में, जिसको बाद में एक दूसरे मिशन में कन्वर्ट किया गया। तो 1986 से हम लोग यहाँ पर ऑयल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और आपको ध्यान रखना है फिर भारत के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा, जिसको हम लोगों ने येलो रेवोल्यूशन बोला। येलो रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, एडिबल ऑयल सीड की प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद भी आप लोग कह सकते हो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट को नहीं बन पाए। सेल्फ सफिशिएंट इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी पड़ जाती है।
जैसे कि प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पाती है, क्वालिटी सीड्स नहीं मिल पाते हैं, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सरकारी पॉलिसीज़ यहाँ पर प्रॉपरली नहीं चल पाती हैं, जिसको लेकर यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे, अगर हम बात करें भारत के अंदर लगभग जो 60% एडिबल ऑयल है, ठीक है, 60% जो एडिबल ऑयल है वो यहाँ पर हमारे देश के अंदर ही कंज्यूम कर लिया जाता है, हम लोग खुद खा लेते हैं। और वो जो 60% ऑयल है वो हम लोग यहाँ पर मंगा रहे हैं कहाँ से, बाहर से, तो उसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। लगभग 54% जो तेल आ रहा है हमारे कंट्री के अंदर खाने वाला, वो इंडोनेशिया और मलेशिया से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी क्राइसिस है जिसकी वजह से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर। तो रिसेंटली इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है, और ये जो EOS है, ये EOS 4 यानी अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली चौथा सैटेलाइट है, मतलब आप कह सकते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 इसका नाम है, ठीक है। इसके साथ साथ 2 सैटेलाइट्स और लॉन्च करी गई हैं, एक का नाम है इंस्पायर सैट 1, दूसरे का नाम है INS-2D। आपको ध्यान रखना है इन सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया गया, PSLV C-52 रॉकेट से, ठीक है। बाकी मैंने इस पिक्चर को काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ समझाया था, आपको पता होगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर साल 2022 का ये पहला लॉन्च है इसरो का, जहाँ पर 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, EOS 04, इंस्पायर सैट 1 और INS-2D, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको इस लॉन्च के बारे में डिटेल से काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसका मेन मकसद क्या है। इसका मेन मकसद है अर्थ को ऑब्जर्व करना, ठीक है, मतलब कि अर्थ की निगरानी रखना और ऑब्जर्व कर करके हमारे पास लगातार इमेजेस भेजना, लगातार पिक्चर भेजना। तो हाई क्वालिटी की पिक्चर भेजता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ध्यान रखना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की जो वेट है वो लगभग 1710 किलोग्राम का है। इसका 10 साल की उम्र है। ये क्या करेगा, अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन और सॉइल मॉइस्चर के ऊपर ध्यान रख के ये हम लोग को काफ़ी सारी इमेजेस सेंड करता रहेगा। क्लियर हुआ। साथ साथ बताया गया इस सैटेलाइट को हम लोग पोलर ऑर्बिट पर प्लेस करेंगे, प्लेस कर दिया गया ऑलरेडी। तो पोलर ऑर्बिट क्या होता है, जो कि हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो अर्थ हुआ, अर्थ पे आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलेगा। ये जो ऑर्बिट होता है ये हमारा पोलर ऑर्बिट कहलाता है, यानी जो पोल पर घूमता रहता है। तो ये जो सैटेलाइट है ये पोल्स के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलेगा। दूसरी सैटेलाइट जो है वो यहाँ पर इंस्पायर सैट 1 है। इंस्पायर सैट 1 को अलग अलग कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर बनाया है। इंस्पायर सैट 1 का मेन मकसद क्या है, जो हमारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इसमें होता है एक आयोनोस्फेयर। तो इस आयोनोस्फेयर की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यहाँ पर ये आप कह सकते हो इंस्पायर सैट 1 भेजा गया है। दूसरा INS-2D क्यों भेजा गया, INS-2D भेजा गया है ताकि ये जो टेम्परेचर है उसका इवैल्यूएशन करेगा, टेम्परेचर का मूल्यांकन करेगा, हम लोग को बताएगा लैंड का टेम्परेचर क्या है, वाटर सरफेस का टेम्परेचर क्या है, इसकी स्टडी करेगा, ठीक है। तो इंडिया के पास टोटल कितनी सैटेलाइट्स आज के टाइम पर स्पेस सेक्टर में, अंतरिक्ष में अगर हम बात करें तो इंडिया के पास मतलब करेंटली 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स आपको ध्यान रखना है। 21 जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन वाली हैं और 21 जो है कम्युनिकेशन वाली हैं, 8 नेविगेशन सैटेलाइट हैं और लगभग यहाँ पर 3 जो है वो साइंस सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पर वर्चुअली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और बताया कि ये 4.0 वाला प्रोग्राम है। ये जो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होने वाला है, इसके अंदर मेजर फोकस है कि बच्चों को हम लोग प्रॉपरली इम्यूनाइज कर पाएँ, बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन को। यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी बीमारियाँ, लगभग 12 बीमारियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टीटनस, पोलियो, ट्यूबरक्यूलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस, न्यूमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ये सारी बीमारियाँ देखने को मिलेंगी। तो इस बीमारी से बचने के लिए ये आपको पता होगा पोलियो वगैरह जो बीमारी है तो इम्यूनाइजेशन का इंजेक्शन लगता है। तो यहाँ पर इनकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर ये इंद्रधनुष मिशन को चलाया गया है। तो इंद्रधनुष 4.0 मतलब चौथा फेज रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जहाँ पर बच्चे और खासकर प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको यहाँ पर ये इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो मिशन इंद्रधनुष यहाँ पर कुछ बीमारियाँ हैं, लगभग 12 बीमारियाँ हैं, उनको वैक्सीन से मतलब बचाया जा सकता है, मतलब ये जो बीमारियाँ इनको वैक्सीन से खत्म किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर इन बीमारियों के अगेंस्ट में वैक्सीन दी जाती है, खासकर बच्चों और खासकर प्रेग्नेंट वुमेन को। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंद्रधनुष का अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें 2 अप्रैल 2021 तक इस पर्टिकुलर मिशन ने लगभग 3.86 करोड़ चिल्ड्रन और साथ साथ लगभग 96.8 लाख प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेट कर दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने रेपो रेट के बारे में डिस्कशन किया था। हाल ही में 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और इन्होंने यहाँ पर जो भी रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा, ठीक है। मतलब रेपो रेट जो पहले था वही यहाँ पर एग्जैक्टली अभी भी रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये देखने को मिलेगा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के माध्यम से बना है, ठीक है। ये यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि भारत के अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या रहने वाला है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, तो मैंने आप लोग को काफ़ी बार बता रखा है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, पैसा देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, कमर्शियल बैंक को पैसा दिया और इसके बदले में यहाँ पर क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक है वो यहाँ पर यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा रुक गया था,
हो गया क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ पैसा देगा कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक बाद में यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। ये जो ब्याज वाला रेट है इसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। उसके बाद जो रिवर्स रेपो रेट होता है इसके अंदर चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर इसको जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा देते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ इंटरेस्ट देगा कमर्शियल बैंक को, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद यहाँ पर एक और होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वो क्या होता है, इसके अंदर अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, ध्यान रखना। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को पैसा देता है या इमरजेंसी के उसमें देता है, मतलब कमर्शियल बैंक को एक रात में पैसा चाहिए तो यहाँ पर फिर आरबीआई ये पैसा प्रोवाइड करवाता है और इसके ऊपर ब्याज भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें पहले चल रही थी, जैसे कि हमारा रेपो रेट पहले 4% था तो अभी भी 4% ही है, ऐसा बताया गया कि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। रिवर्स रेपो रेट पहले 3.35% था, अभी भी है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% है, तो अभी भी यही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था लस्सा फीवर को लेकर। हाल ही में लगभग 3 लोग जो है ये इनकी मौत हुई है यूके के अंदर और लस्सा फीवर की वजह से हुई है। लस्सा फीवर की बात करें तो ये जो लस्सा है, लस्सा एक फीवर कॉजिंग वायरस है। ये आपको वेस्ट अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1969 में। कहाँ पर, नाइजीरिया के लस्सा वाले एरिया में। ये जो फीवर है ये बेसिकली यहाँ पर फैलता है किसकी वजह से, चूहे की वजह से। और आपको ध्यान रखना है आज के टाइम पर सबसे पहली बार ये कौन से देशों में फैला था, तो सीरिया लियोन, उसके बाद लाइबेरिया, गिनिया और नाइजीरिया के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना लस्सा फीवर के पीछे कौन सा चूहा है, वो मेटोमिस रैट है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी फैलती है। साथ साथ बताया गया जो डेथ रेट है इस लस्सा फीवर का वो आपको लो देखने को मिलेगा, लगभग 1% का है। बट यहाँ पर जो डेथ रेट है वो कुछ कंडीशन में ज़्यादा है, मतलब जैसे प्रेग्नेंट वीमेन है तो इनकी जान ज़्यादा चली जाती है इस लस्सा फीवर की वजह से। आप लोग को ध्यान रखना है ज़्यादातर केसेस एसिम्टोमेटिक है, मतलब कि ज़्यादातर केसेस के अंदर लक्षण पता ही नहीं चलते, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ये लस्सा फीवर फैलता है बिल्कुल, अगर यहाँ पर जो चूहा है, ठीक है, उस चूहे के कॉन्टैक्ट में अगर कोई व्यक्ति आता है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। प्लस अब जिस व्यक्ति को लस्सा फीवर हो चुका है उसके बॉडली फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो उसको भी ये लस्सा फीवर हो सकता है। लस्सा फीवर के सिम्टम्स के बारे में बात करें, लक्षण के बारे में, तो इसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं जैसे कि हल्का बुखार, थकान और उसके बाद कमजोरी वगैरह देखने को मिलती है। प्लस जो कुछ सीरियस लक्षण भी देखने को मिलते हैं जैसे ब्लीडिंग होना, सांस लेने में तकलीफ होना, उल्टी वगैरह होना, ठीक है, स्वेलिंग होना, मुंह सूज जाना, चेस्ट में पेन होना, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है राइबाविरिन, तो इसका ये एक सॉल्यूशन है जो कि लस्सा फीवर को ठीक कर सकता है। क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करती हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, इनको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इनके आंसर्स मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिए हैं। क्लियर हुआ। तो ये हमारा पूरा रिविजन हुआ है, पूरा वीकली कंपाइलेशन, मतलब पूरे सप्ताह का आर्टिकल्स हमने कवर किए हैं। लगभग आप कह सकते हो हम लोगों ने लगभग पिछले सप्ताह के 50 आर्टिकल्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था आपने देखा होगा, हम लोगों ने रिवीजन किया है, एक रिव्यू, एक इसका ओवरव्यू लिया है। ओके, नाउ अभी हमारा सैटरडे का आर्टिकल रह गया है। फ्राइडे तक हमने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं, तो कोई बात नहीं, सैटरडे का आर्टिकल हम लोग एक दिन का जानबूझ के छोड़ते हैं ताकि हम लोग उसको जब मंडे में हम लोग वीडियो स्टार्ट करें तो उसमें भी रिविजन हम लोग कर सकें। ओके, नाउ इसी के साथ लेक्चर को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।